स्टेज पर जलवा अफरोज, मेरे आपकी सबकी दिल की धड़कन इज्जत माब अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष, आपके हमारे सबके लाडले और नौजवान दिलों की धड़कन अली जनाब इम्तियाज जलील साहब, अली जनाब वारिस पठान साहब, अली जनाब नाजिम सिद्दीकी साहब, हमारे मशहूर मारूफ स्पीकर मोइन साहब, फारूक शताब्दी साहब, बहन रोहिना शेख साहिबा, और स्टेज पर बैठे हुए हमारे ताल्लुकों के, हमारे शहर के डिग्निटरीज, और सबसे बढ़कर असद अवैसी साहब के सामने आए हुए, उनकी मोहब्बत में आए हुए, मजलिस की मोहब्बत में आए हुए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आपके इम्तियाज जलील साहब के, आपके और असद अवैसी साहब के बीच में ज्यादा हायल नहीं होऊंगा, मगर मैं आपको 5 साल 6 साल पहले लेके जाना चाहता हूं। जब हमने पिछली महापालिका लड़ी, हमने यही वार्ड से आप लोगों ने मुझे यहां से आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनकर दिया। उसके 8 दिन के बाद में मुझे एक ऐसा मौका आया कि अगर मैं कांग्रेस के साथ चला जाता, कांग्रेस को क्योंकि एक कॉर्पोरेटर की जरूरत थी, अगर उनके साथ चला जाता, उनके साथ समझौता कर देता, तो हमारी जो मुहिम है, हमारे सदर साहब की जो मुहिम है, हमारे जो रियासती सदर साहब की जो मुहिम है कि मुस्लिम लीडरशिप आगे बढ़ी जाए, मुस्लिम लीडरशिप को आगे आना चाहिए, तो वो समझौतों की नजर चढ़ जाती। मैंने समझौता करने के बजाय मैंने वहां पर महापौर के लिए अपना पक्ष रखा, अपनी ताकत रखी और उसके लिए लड़ना पसंद किया मैंने। और आप लोगों ने सबने देखा कि मैंने खुलेआम सभी से, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी के 30 के ऊपर कॉर्पोरेटर्स थे, उनको मैंने आवाज दी, उनको यह कहा कि परभनी में एमएलए हमने उनको चुन के दिया, हमने एमपी उनको चुन के दिया, कारखाने तुम्हारे हैं, सहकार कारखाने तुम्हारे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज तुम्हारी है, जिला परिषद के अध्यक्ष तुम्हारे हैं, जिला परिषद के रुकन तुम्हारे हैं, पंचायत समिति तुम्हारी है, नगर परिषद तुम्हारी है, काउंसिलर्स तुम्हारे हैं। हमको परभनी क्योंकि मुस्लिम डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि मुस्लिम अक्सरती आबादी है, यहां पर हमारा हक है कि कम से कम हमारा महापौर बने, वो हमारी बात रखे और हमारे हक के लिए लड़े। इन्होंने कुछ नहीं सुना, सब लोग एक जगह आ गए और आपके भाई को तनहा छोड़ दिया, इस वजह से सिर्फ कि हमने मुसलमान महापौर होने की आवाज लगाई थी। भाइयों, आने वाले 4-5 महीने के बाद में फिर से वही घड़ी आने वाली है। मैं अपने अज़म से पीछे नहीं हटा हूं, मैं अपने हालात से भी पीछे नहीं हटा हूं। मुझे मालूम है कि मेरी परेशानियां बहुत है, मुझे मालूम है कि मुश्किलात भी बहुत आने वाली है, मगर मेरा अज़म कम नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त में मैं आजाद उम्मीदवार था, अकेला था। आज मेरे पीछे हिंदुस्तान की, भारत की सबसे बड़ी ताकत है और वो ताकत का नाम है अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। इम्तियाज जलील साहब पर इन दोनों के भरोसे मरहूम वालिद सालारे मिल्लत अलैहि रहमा के साथ यहाँ पर कई मर्तबे जलसों में सालार आते थे, मैं यहाँ पर आया हूँ। और आप जानते हैं कि यहाँ पर आपने जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मरहूम सज्जुल आला साहब को अपना उम्मीदवार बनाया था, तो आपने 40,000 वोट उनको दिए थे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरहूम सज्जुल आला की खबर को नूर से भर दे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुझे आज मालूम हुआ कि उनके करीबी दोस्त चाऊश, वो भी इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे। मेरे भाई, दुनिया की हकीकत यही है, हम इस दुनिया में आए और कल चले जाएंगे। आज हमारे पास वक्त है कि हम कुछ काम करके जाएं। दुनिया यजीद को मलून कहती है, नहीं कहती है? बताओ आप, दुनिया इस सुबह क़यामत तक यजीद को मलून कहेगी। तो हम हुसैनी परचम को उठाए हुए हैं। हम हुसैनी परचम को इसलिए उठाए कि हम जुल्म का खात्मा करेंगे, हम मजलूम को इंसाफ दिलाएंगे। और तादाद को देखकर इमाम हुसैन ने अली अकबर अली असगर की शहादत नहीं दी। इमाम हुसैन ने देखा कि मैं तादाद में कम हूं, मगर इमाम हुसैन ने हमको पैगाम दिया, करबला के रेगजारों से परभनी
की आवाम तुमको, वो करबला के रेखजारे तुमको पुकार पुकार कर कह रहे कि जालिम के जुल्म की उसकी ताकत को मत देखकर मरू हो जाओ, बल्कि तुम हक की सरबुलंदी के लिए आगे बढ़ो। अरे दुनिया में जो आया ये दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मगर कहोगे कि मुझे भारत के संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। ये पैगाम आपको मैं देने आया हूं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 72 करबला में शहीद हुए, यजीद खत्म हो गया, यजीद की आइडियोलॉजी खत्म हो गई, मगर इमाम हुसैन आज भी जिंदा है। मेरे भाई, यही तो पैगाम हमको देना है, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है। यकीनन हमारे दिमाग में एक बात पैदा होती है, क्या बोल रहा है ये शख्स, हम इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, कोई हमसे बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो बोल रहा है, तुमको उठाया जाएगा और जालिम होगा जो जिस तुम पर जुल्म किया, हम पर जुल्म किया, हम खड़े होंगे। अगर कोई मजलूम को मारा गया, पीटा गया, बल्कि मैं तो कह रहा हूं परभनी की आवाम से हशर का मैदान होगा। जो ख्वाजा यूनुस नहीं मिला वो हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहेगा, परवरदिगार मैं ख्वाजा यूनुस हूं जो परवनी में पैदा हुआ, मेरी लाश को गायब कर दिया, आज तू मेरा इंसाफ कर। जिन्होंने ख्वाजा यूनुस को मारा, तुम तैयार हो जाओ, जब रब करीम के सामने तुम्हारा इंसाफ होगा, तुम्हारा हर चीज का हिसाब होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। जुल्म करने वाले जुल्म करके चले जाएंगे। अरे हलाकू और चंगेज बरकरार जिंदा नहीं है। ये कौन है ये लोग? आज इख्तिदार इनके पास है तो समझ रहे हम सब चीज कर जाएंगे। तुम जुल्म करोगे तुम मिटोगे, तुम इंसाफ करोगे तो इख्तिदार पर रहोगे। यजीद भी यही समझता था, यजीद खत्म हो गया। बहुत सी तारीख में कई चीजें हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस आपकी आवाज है, मैं तुम्हारी आवाज नहीं हूं, मजलिस तुम्हारी आवाज है। मुझसे दुश्मनी या इम्तियाज जलील से दुश्मनी या मजलिस के जिम्मेदारों से दुश्मनी इसलिए की जाती है कि ये इनकलाब बर्पा कर रहे अवाम के दरमियान में, नौजवानों के दरमियान में ये एक उम्मीद की किरण दिखा रहे हमारी माँ और बहनों को। इसीलिए हम पर इल्जामात, झूठे इल्जामात क्या क्या बोले जाते मुझे नहीं मालूम। रोज कोई ना कोई बोलते मुझे, साहब ही ने ऐसा बोला, उन्हें फुला बोला। भाई साहब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना कलम लेकर कागज को काला कर लो, तुम अपनी जबान से हमको गाली दे दो, तुम क्या क्या बोल सकते बोल लो, मगर एक बात याद रखो, ना तुम्हारा कलम की लिखी हुई झूठ, ना तुम्हारी जबान से निकली हुई गाली हमारे हौसलों और अज़म को पस्त नहीं कर सकेगी। हम काम करते आए, काम करते रहेंगे। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा हम इन मजलूमों को लीडर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम भारत को मजबूत करेंगे, संविधान के जरिए, ताकत के जरिए, वोट के जरिए। और याद रखो, अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो फिर नुकसान हमारा होगा। बताओ क्या हाल है ये। मुझे अफसोस हुआ सुन करके हमारे भाई जो रुकने बल्दिया है, अजीत पवार ने उनको बुलाकर कुछ दे दिया और वो चले गए। क्या हाल है तुम्हारा? कितनी वो जो भी तुमको दिया वो कब तक चलेगा मेरे भाई? क्या होगा? तुम एक गाड़ी लोगे, 2 गाड़ी लोगे, थोड़े कपड़े ले लोगे, मगर गाड़ी और कपड़े तुमको अपने ही समाज में जलील और रुसवा कर दिया।
ये परभनी की आवाम ने देख लिया कि तुमने ऐसी पार्टी का साथ दिया जिसने मस्जिदों को छीनने का कानून बनाया, जिसने खानकाहों को छीनने का कानून बनाया। बताओ तुम कब तक सौदेबाजी करोगे? मत करो ये, छोड़ो इन चीजों को। अरे तुम और हम जाएंगे इस दुनिया से, मगर जब तुम जाओगे तो अजीत दादा कंधे पर लेकर कब्रिस्तान को नहीं जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग तुमको लेकर कब्रिस्तान को जाएंगे। इस बात का ख्याल रखो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि परभनी के डेवलपमेंट के लिए यहां पर आप जानते हैं कि रोड और ड्रेनेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम में इत्तेहाद नहीं। और फिर यहां पर औरंगाबाद परभनी की रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट, वो भी काम नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन की मशीन नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। और फिर एमआईडीसी है, एमआईडीसी तो एक कब्रिस्तान बन गया जिनिंग फैक्ट्रीज का, लावारिस वेयर हाउस है। अरे एमआईडीसी कुछ नहीं हो रहा। अभी हमारे सदर साहब बता रहे थे, साहब परभनी के बारे में उन्होंने कहा कि जगत जर्मनी दिशात परभनी। क्या बात है बताइए आप। यहाँ का नौजवान नौकरी नहीं मिलती तो बेचारा पुणे और हैदराबाद को चला जाता है। क्या ये अच्छी चीज है कि जो इस सरजमीन पर पैदा हुआ वो अपनी जवानी में अपने ज़ईफ माँ बाप को छोड़कर उनकी खिदमत, उनकी इताअत करने के बजाय उनकी बीमारी के साथ देने के वक्त वो पुणे हैदराबाद को चला जाता है? कौन सी सरकार है ये? कौन से गरीब को, किसान को फायदा हो रहा है? बताओ हमको मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर मुझे ये भी बताया गया कि उर्दू मीडियम स्कूल्स जिला परिषद के, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बड़े खस्ता हाल में है। ये सब चीजों का ताल्लुक आपसे है। अगर आप चाहते हैं ये सब चीजों में तब्दीली लाई जाए, परभनी एक बेहतरीन शहर बने, महाराष्ट्र के दूसरे बड़े शहरों को जाकर देखो आप, यहां पर क्यों नहीं हो रहा है? मेरा सवाल परभनी के रहने वाले, हर मजहब के मानने वाले से है। बताओ फिर क्यों नहीं हो रहा डेवलपमेंट? आपके अब्बा मोदी दिल्ली में, आपके चचा फडणवीस मुख्यमंत्री, आपके भाई अजीत पवार, शिंदे, फिर क्या हो रहा है यहां पर? ट्रिपल इंजन की सरकार। मगर परभनी में हमारी मां और बहनों को पीने का पानी लेने के लिए अपने घरों से निकलना पड़ता। 6 दिन 10 दिन में पानी आता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में आपको अपने इत्तेहाद को मजबूत करते हुए यहां पर अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में करना पड़ेगा। और अफसोस होता है मुझे कि कोई बीजेपी के एक शख्स आकर कह रहे हैं कि परभनी में बांग्लादेशी है। कहां है बांग्लादेशी? मेरे को ही बताओ। परभनी यहां है, बांग्लादेश यहां से मेरे ख्याल से अगर प्लेन में भी गए तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे के ऊपर हो जाएंगे। बांग्लादेशी यहां था, उसको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता, सीमांचल का चिकन हेड बोलते, नॉर्थ ईस्ट, सिलचर। उन्हें वहां से निकल के यहां तक आ गया। आप सो रहे थे मोदी? अमित शाह क्या कर रहे थे? पेंटिंग कर रहे थे। बीएसएफ तुम्हारी, इंटेलिजेंस तुम्हारी, अब उन्हें वहां से निकल के यहां तक आ गया, इनको ख्याल ही नहीं है। ये छोड़ो, कोई बांग्लादेशी परभनी में आने की हिम्मत नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। ये भारत की अटूट सरजमीन है। बांग्लादेश, बांग्लादेश, अरे कई का बांग्लादेश?
बांग्लादेश की जब तुम बात कर रहे हो तो सुनो मेरी बात बीजेपी वालों, वो बांग्लादेश में जब से यूनुस आए हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान की नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। बांग्लादेश की फौज पाकिस्तान की मुनीर से जाकर मिल रही है। बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर एक एयरबेस को बना रहे हैं, चीन बना रहा है। इसकी फिक्र नहीं है तुमको? जरा तो शर्म करो। उस बांग्लादेश को जिसने हमने मुक्ति वाहिनी बनाकर उनकी मदद की थी, आज उस बांग्लादेश में यह हो रहा, उस बांग्लादेश में यह हो रहा है। तुम परभनी में आकर बांग्लादेशी कहती हो। या तो तुम बिल्कुल ही दिमाग के पैदल हो, थम्स अप हो तुम, या फिर तुमको भारत से मोहब्बत नहीं है। देखो, 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट होगा। और तुम बांग्लादेश यहां आकर बकवास अनाप शनाप बक रहे हो। सोचो क्या हो रहा है, देश कहां जा रहा है। अरे पड़ोसी में क्या पड़ोस क्या कर रहे हैं देख लो। उन पड़ोसियों से अगर मुकाबला करना है तो देश को एक रखो, सियासत करो। मगर अगर तुम परभनी में मेरी गली में आकर बांग्लादेशी बोलोगे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस बांग्लादेश में बैठे हुए लोगों को खुशी होगी। तो इनको सोचना चाहिए। बांग्लादेश बोलना बंद करो। बात करेगी बांग्लादेश। नेपाल को जाकर देखो क्या हो रहा है। नेपाल में कोई फिक्र नहीं है, कुछ फिक्र नहीं है। अरे भारत को तुम बदनाम करना चाहते तो तुम्हारी बात, तो फिर तुम जो चाहे कर लो। और फिर यहाँ के एमएलए साहब, यहाँ के आमदार राहुल पाटिल साहब, उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में तकरीर किए कि यहां पर दहशतगर्द हैं। मोहम्मद रईस को, सईद चाउश को, मतीन को 8 साल जेल के बाद बेल होगी। हमारे सदर साहब बताए, ये अच्छी बात है क्या? बोलो, ये अच्छी बात है क्या? बोलिए आप कि तुम उन पर झूठा इल्जाम लगाती है। कुछ नहीं मिल रहा, पहाड़ खोदे तो चूहा भी नहीं निकल रहा। आप इन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इस मौके पर हमारे मराठा भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो मराठी जबान पर फख्र करते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र है, यहाँ की मदर टंग मराठी है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने कह दिया कि यहां पर मराठी जबान ही चलेगी, कोई दूसरी जबान को यहां पर हम पर, हमारे गलों पर नहीं थोपा जाएगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पीठ दिखाकर पीछे हटना पड़ा। आज ऑर्डर वापस ले लिए फडणवीस, कहा कि नहीं नहीं GR को वापस लेते हैं हिंदी जबान के बारे में। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम लोगों को जो मुत्तहिद होकर मुकाबला किए। और मैं तो इम्तियाज साहब से पूछ रहा था कि कहां है हमारा भाई जरांगे पाटिल, कहां है जरांगे पाटिल? जरांगे पाटिल खड़े होंगे, लड़ेंगे तो छोटा भाई इम्तियाज जलील भी उनके बाजू खड़े रहेगा। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, हम चाहते हैं कि दलित भाइयों से इंसाफ हो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जबान की बात RSS करती है कि मुल्क में एक ही जबान होगी, एक ही कल्चर होगा, एक ही आइडियोलॉजी रहेगी। नहीं नहीं नहीं, भारत में कभी भी एक जबान, एक आइडियोलॉजी नहीं रह सकती। ये वो देश है जहां पर हजारों तहजीबी हैं, ये वो देश है जहां पर हजारों जबानें बोली जाती है। इसीलिए भारत की ताकत ये है, भारत की ताकत इसकी डाइवर्सिटी है। अगर कोई भारत को चाहता है कि एक ही जबान होगी, एक ही आइडियोलॉजी होगी, वो भारत नहीं रहेगा, वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। और हम कभी भी उसको होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला।
अगर मोदी और फडणवीस और मोहन भगवत ये चाहते हैं कि भारत को एक रंग में रंग दिया जाएगा, नहीं, भारत एक रंग में नहीं रंगेगा। ये भारत रंगीन था और हमेशा रंगीन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे भाई अजीत पवार के पास भाग गए, अजीत पवार की दी हुई गुलाब जामुन को खाकर, अरे कभी तो सोचते उस वक्फ कानून के बारे में कि कैसा कानून बनाया गया, किस तरीके से हमसे मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को छीना जाएगा, किस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर कोई मुसलमान वक्फ वाला औलाद करेगा तो बच्चियों का हक नहीं मार सकता। आप कौन है बताइए आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदवन गुजारिश है कि इन चीजों को समझिए, एक इनकलाब बर्पा करिए। और कई लोग जो दूसरी पार्टियों में हैं मेरे से आके बोलते, असद साहब आपका जहां पर भाषण हुआ था ना, हम भी बैठ के सुन रहे थे, हमने भी बहुत पसंद किया आपके भाषण को। आप जब टीवी पे आते तो हमारे घर में हम लोग सब बैठ जाते। मैं क्या कोई खव्वाल हूं, तुम बैठ के सुन रहे। अरे मेरे दोस्त, अगर मेरी अल्फाज में सच्चाई है तो उस अमल क्यों नहीं करते? अगर मैं हक को बयान कर रहा हूं तो मेरे पैगाम को कबूल क्यों नहीं करते? क्या तुम मेरे मरने के बाद, जो मैं मरूंगा एक दिन, तुम उसके बाद बोलोगे अरे हाँ ये आदमी सच कहता था?